वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए आज की क्लास में हम फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश में भी फर्स्ट इकाई आती है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है प्रकाश का परावर्तन। तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उसमें कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। यहाँ पर हम केवल वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं जो चीज़ें न्यूमेरिकल्स में हमारे पास काम आती हैं और जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर रिवाइज होते हैं। तो आज की क्लास में हम, जिसमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें हम केवल आज उन्हीं टॉपिक को उठा रहे हैं जो आपको ये समझ लेना, जब आप न्यूमेरिकल्स करने के लिए बैठेंगे तो वो टॉपिक कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता वहाँ पर पड़ती है। तो आज की क्लास केवल उसी की रिगार्डिंग है। आज हम न्यूमेरिकल्स अभी नहीं बता रहे हैं, हम केवल उनका रिवीजन कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए आगे इम्पोर्टेंट रखते हैं, जिनका इम्पोर्टेंस आगे के होगा। तो आज हम केवल उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोगों को मालूम है परावर्तन क्या होता है प्रकाश का। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये घटना ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये सभी को मालूम है। अब हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, हमको दर्पण में डिफरेंस करना, कौन सा उत्तल दर्पण होता है, कौन सा अवतल दर्पण होता है। हम पूरा टॉपिक नहीं बता रहे, ना तो हमारे पास पूरा टॉपिक बताने का समय है। तो इस वजह से जो कॉन्सेप्ट आपको ये समझ लेना आगे सवाल के लिए इम्पोर्टेंस जिनका है, तो हम केवल उसी कॉन्सेप्ट को बताएंगे जो सवाल में आपके लिए आगे न्यूमेरिकल्स में कारगर साबित होगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें, जिसमें से दर्पण। दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फर्स्ट है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अब देखो, आपको अवतल दर्पण को पहचानना आना चाहिए और उसमें वस्तु को कैसे हम प्रतिबिंब बनता है वो चीज़ें आपको कन्फर्म होनी चाहिए। अवतल दर्पण तो इसकी डिफिनीशन होती है, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं जो धंसा हुआ भाग होता है वो पृष्ठ परावर्तक तल का कार्य करता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर ध्रुव पी जिसको पोल कहा जाता है, इसके बाद वक्रता केंद्र यहाँ पर सी होती है, इसका फोकस एफ यहाँ पर होता है। आपको इतनी चीज़ें लर्न रखनी है। बस इसका आपको ये लर्न रखना है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। यहाँ पर वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर, यानी कि वस्तु को यू से प्रदर्शित करते हैं। यू आपको ये भी जो हम बता रहे हैं, यू होती है वस्तु की दूरी यू से प्रदर्शित करते हैं वस्तु की दूरी को। इसके बाद वी होती है प्रतिबिंब की दूरी, और इसके बाद यफ होती है फोकस दूरी। आपको ये लर्न रखना है, यफ फोकस दूरी। इसके बाद अभी जब चिन्ह प्रॉपर्टी बताएंगे तो उसमें हम प्लस माइनस का खेल क्या होता है वो भी उसी में समझाएंगे। फोकस दूरी। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा हुआ अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण आपको पहचानना आना चाहिए, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। तो वह होता है अवतल दर्पण। अब सेकेंड टॉपिक इसी में आ रहा है। सेकेंड नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण तो इसमें क्या है, वह गोली दर्पण जिसके धंसे हुए भाग में पॉलिश होती है, एवं उभरा हुआ पृष्ठ, ये समझ लेना, उभरा हुआ पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। यहाँ पर इसकी वक्रता केंद्र यहाँ पर सी होता है, और इसके बाद फोकस इसका एफ यहाँ पर होगा, और इसके बाद वस्तु को हमेशा यहाँ पर रखेंगे। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर यू होगी, प्रतिबिंब की दूरी वी होगी, और फोकस एफ होगा। तो आपको केवल ये याद रखना है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। बाईं ओर वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होती है। बाईं ओर, ये समझ लेना, बाईं ओर हमेशा वस्तु को दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। इसके बाद इसमें अब आपको इसमें दो में अंतर आना चाहिए कि अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है। हमने अभी बताया आपको अवतल दर्पण की डिफिनेशन, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है। देखो ये हमारा है उभरा हुआ भाग। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं जो धंसा हुआ भाग होता है, वह जो धंसा हुआ पृष्ठ होता है वह परावर्तक तल का कार्य करता है। जिसके बाद हमने उत्तल दर्पण होता है, वह गोली दर्पण जिसके
जिसके धसे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। अब ये आपको इसमें मालूम होना चाहिए, यू वस्तु की दूरी, ये आपको लर्न करना है। यू होती है वस्तु की दूरी, जहाँ पर वस्तु रखी जाती है, जैसे यहाँ पर हमने वस्तु रखी तो यहाँ पर हमारी यहाँ से यहाँ तक दूरियाँ हमेशा ये याद रखना ध्रुव पोल से नापेंगे। दूरी हमेशा चाहे वस्तु की हो, चाहे प्रतिबिंब की हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे जो हो, दूरी हमेशा ध्रुव यानी पी, इसको कहा जाता है पोल, ध्रुव से नापते हैं। दूरी हमेशा ध्रुव पोल से नापा जाता है, ये याद रखना है कि दूरी हमेशा डिस्टेंस जो होगी इसमें दर्पण में तो हमेशा ध्रुव पोल से नापेंगे, चाहे वो दाईं ओर हो चाहे बाईं हो, चाहे यहाँ फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता केंद्र हो, या फिर वस्तु की दूरी हो, या फिर प्रतिबिंब की दूरी हो। तो ये आपको याद रखना है कि दूरी हमेशा, ये समझ लेना, ध्रुव पी से नापेंगे। अब इसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग। हम कब यू को प्लस लेते हैं, कब वी को माइनस लेते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी। ये समझ लेना चिन्ह प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होता है, इसमें साइन कन्वेंशन सिखाया जाता है कि हम कब यू को प्लस लेंगे, कब माइनस लेंगे, कब इसमें यह प्लस होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ये समझ लेना बहुत ही कायदे से, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार आपको वैसे ही सीखना है और लर्न करना है। जैसे हम सिखा रहे हैं आपको उसी के हिसाब से सीखना है, और सभी में ये समझ लेना ये बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल 100% ये अगर चिन्ह प्रॉपर्टी का आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो आप यहाँ से ये समझ लेना कि इसके न्यूमेरिकल्स आपसे कभी नहीं गलत होने वाले, क्योंकि मेन बस इसी में मेन खेल होता है चिन्ह प्रॉपर्टी का। अगर आप चिन्ह प्रॉपर्टी में साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या आगे आने वाली नहीं है। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर पोल होता है, ध्रुव जिसको कहा जाता है, और यहाँ पर वक्रता केंद्र सी, उसके बाद फोकस यहाँ पर इसका यह होगा। अब देखो आपको क्या करना है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हम बात करें चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो इसमें चाहे जो दर्पण दूरियां हमेशा हमने लिखी है यहाँ पे, दूरी हमेशा ध्रुव पी से नापते हैं, यानी जो पोल होता है दूरी डिस्टेंस हमेशा पोल से नापी जाती है, चाहे उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो। तो यहाँ पर ये समझ लेना कि जो दूरी हम नापेंगे हमेशा पोल से डिस्टेंस से यहाँ से नापेंगे। अब सुनो चिन्ह प्रॉपर्टी का हम यूज कैसे करते हैं। दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। दूरी हमेशा पोल से मापेंगे। अगर आप दाईं ओर जा रहे हैं, अगर इसी के साथ साथ आप दाईं ओर जा रहे हैं तो दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी, ठीक। और दर्पण के अगर आप बाईं ओर आ रहे हैं, दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। हमने क्या कहा कि दर्पण के दाहिनी ओर, अगर हम दाहिनी ओर यानी कि दर्पण इसी के सीध में जा रहे हैं, मूल बिंदु के सीध में अगर जा रहे हैं कि साथ में जा रहे हैं, तो दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी और दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। दूरी हमेशा ही समझ लेना आपको ध्रुव यानी पोल से नापना है। अगर आप उसके पोल के अगर दाहिनी ओर जा रहे हैं, अगर आप पोल के दाहिनी ओर जा रहे हैं तो दूरियां धनात्मक होंगी, और अगर पोल के बाईं ओर जा रहे हैं आप तो दूरियां ऋणात्मक होंगी। ये आपको याद रखना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि दर्पण के दाहिनी ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी हमेशा, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सभी के साथ ये कॉन्सेप्ट लगेगा। और दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। अब इसके बाद देखो दर्पण के ऊपर की ओर मापी गई जब हम ये समझ लें, दर्पण के जब ऊपर की ओर चलेंगे, दर्पण के ऊपर मापी गई दूरियां, जब हम दर्पण के ऊपर चलेंगे तो जब ध्रुव से हम दर्पण के ऊपर चलेंगे यानी मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां, जिसमें वस्तु की दूरी हो सकती है या फिर प्रतिबिंब की दूरी हो सकती है, तो दर्पण के ऊपर यानी कि ध्रुव से हम यहाँ पोल से नापेंगे तो मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, और दर्पण के नीचे प्रतिबिंब की दूरी हो सकती है या फिर वस्तु की दूरी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ये ऋणात्मक होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि दर्पण ध्रुव हम हमेशा दूरियां समझ लेना, मुख्य अक्ष यानी पोल से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे, तो ध्रुव के दाहिनी ओर मापी गई दूरियां, ध्रुव के जब हम दाहिनी ओर दूरियां मापेंगे तो हमारी धनात्मक होंगी, और ध्रुव के पोल के बाईं ओर जो दूरियां नापेंगे वो दूरियां ऋणात्मक होंगी। इसके बाद अगर ध्रुव के ऊपर दूरियां नाप रहे हैं, अगर दूरियां ध्रुव के ऊपर प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर हो सकती है, वस्तु की दूरी भी हो सकती है, ये समझ लेना। तो ये हमारा धनात्मक होगा।
और ध्रुव के नीचे मापी गई दूरियाँ, प्रतिबिंब की दूरी हो सकती है, वस्तु की दूरी भी हो सकती है, या वस्तु की लंबाई हो सकती है, प्रतिबिंब की लंबाई हो सकती है, तो वो दूरियाँ मापी गई, ये समझ लेना ऋणात्मक होगा। तो आपको चिन्ह प्रॉपर्टी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्ह प्रॉपर्टी के बिना ये समझ लेना आप, अगर आपको अगर साइन कन्वेंशन नहीं आता है तो आप इसमें u और v में संबंध निकालना, उसके बाद उसके जो न्यूमेरिकल संते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। तो चिन्ह प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में हमने बताया है कि दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरियाँ धनात्मक होंगी, ठीक। और दर्पण के, ये हमारा मान लो ध्रुव, ये यहाँ पर ध्रुवी है मूल बिंदु, दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होंगी। इसके बाद दर्पण के ऊपर की ओर मापी गई दूरियाँ धनात्मक होंगी, और दर्पण के नीचे की ओर मापी गई दूरियाँ, यानी कि नीचे मापी गई दूरियाँ ऋणात्मक होंगी। अगर हम दर्पण से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होंगे, और दर्पण से अगर नीचे, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे वस्तु की दूरी हो, हमेशा ऋणात्मक हो। तो ये आपको साइन कन्वेंशन ये समझना 100% यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको साइन कन्वेंशन जो हमने आपको जैसे हमने सिखाया है, आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। फिर हमारा एक होता है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र भी आपको आना चाहिए। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है हमारा दर्पण सूत्र, जहाँ पर हमने आपको बताया f फोकस दूरी, u होती है वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी सॉरी, और v प्रतिबिंब की दूरी। हमने आपको यहाँ पर बताया दर्पण सूत्र में f फोकस दूरी, इसके बाद u होती है हमारी वस्तु की दूरी, और इसके बाद v प्रतिबिंब की दूरी। तो आपको यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन होना चाहिए। इसके बाद दर्पण सूत्र लर्न होना चाहिए कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहाँ f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी और v प्रतिबिंब की दूरी। इतना आने के बाद अब इसके बाद हमारा यहीं पर अगर आपको r ये क्या नाम, अगर f दिया जाए, सॉरी r दिया जाए, r बराबर c या r, इसको c से यह प्रदर्शित करते हैं या फिर r से, ये समझ लेना आप c से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर r से, जिसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो r बराबर होता है वक्रता, यहाँ पर c से या फिर r से प्रदर्शित कर सकते हैं, c या r से, c से भी और या फिर r से। तो c 2f यहाँ पर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है, ये समझ लेना। या फिर आपको अगर f निकालना है तो f बराबर c/2 या फिर r/2, c/2 या फिर c/2 या फिर r/2। ये यहाँ पर c से हम वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करते हैं या फिर r से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई ऐसा इसका कोई इशू नहीं है। ये c या r से आप किसी भी प्रदर्शित कर सकते हैं वक्रता त्रिज्या। f बराबर c/2 या फिर f बराबर r/2। इसमें भी चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है, आपको ये भी लर्न रखना है। तो ये हमारे 2 फार्मूले हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड फार्मूला आता है आवर्धन क्षमता का। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को हम यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। यम बराबर, इसमें क्या होता है, किसी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई को हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं आई से, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, जिसको हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं ओ से, ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता यम कहते हैं। तो यम बराबर I/O या फिर माइनस का V/U, जिसको हम इसको क्या कहेंगे, ये समझ लेना। V क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी अपान वस्तु की दूरी। U होती है वस्तु की दूरी। तो हमने देखो यहाँ पर कैसे आपको बताया कि आवर्धन क्षमता के हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। यम बराबर I/O। I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 5 है, 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, ये होती है प्रतिबिंब की लंबाई।
ऑब्जेक्ट, तो वस्तु की लंबाई, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई, आई मतलब होता है इमेज, इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ हर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई। इसके बाद माइनस का वी अपान यू, वी क्या होता है, वी होता है वस्तु, वी होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू होता है वस्तु की दूरी। वी प्रतिबिंब की दूरी और यू वस्तु की दूरी। आपको ये भी दे सकता है इन दो में संबंध, या फिर इन दोनों में संबंध दे सकता है। तो जैसे आपको जैसा बताया जाएगा सवाल में, न्यूमेरिकल्स में हमारे, हम उसी हिसाब से इस फार्मूले का काम लेंगे। तो ये समझ लेना, यम बराबर आई अपान ओ, तो ये फार्मूला, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस का वी अपान यू। ये फार्मूला ये समझ लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला का हेल्पफुल होता है और काम में आता है। तो आपको ये फार्मूला बहुत ही कायदे से लर्न करना है। हमने यहाँ पर बताया आवर्धन क्षमता, मैग्नीज कैन पावर जिसको कहा जाता है। आवर्धन क्षमता क्या होता है, किसी वस्तु के, किसी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को, किसी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, यम बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस का वी अपान यू। प्रतिबिंब की दूरी, या फिर इसकी एक डिफिनेशन और भी हो सकती है, लेकिन इसको रखते हैं ऋणात्मक में। प्रतिबिंब की दूरी अपान वस्तु की दूरी, वो भी इसमें ऋणात्मक में इसका अनुपात होता है। ये ऋणात्मक चिन्ह किसका है, ये चिन्ह ये समझ लेना, इसमें आवर्धन क्षमता में इसके साथ आवर्धन क्षमता के साथ लिखा जाता है। ये इसका कोई वी का चिन्ह नहीं है, ठीक है, ये याद रखना, कोई इसका वी का चिन्ह नहीं है, ये इसके आवर्धन क्षमता के साथ लिखा जाता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर सीखा, देखो फर्स्ट नंबर पर हमारा हम आज की क्लास में फिजिक्स के टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स का, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। और प्रकाश के परावर्तन में भी ऐसे पॉइंट जो समझ लेना भी, जब हमारी नेक्स्ट डे क्लास में हम जिसमें न्यूमेरिकल्स कराएंगे आप लोगों को, तो ये सभी जो बातें आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सभी बातें समझ लेना नेक्स्ट डे क्लास में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। इस वजह से हमने ये सोचा कि क्यों ना इनकी क्लास पहले लगा दी जाए, इसके बाद जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वहाँ पर और भी चीज़ें अब समझाते हुए चलेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए परमानेंट दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्योंकि पहले आप ये चीज़ अगर एक दिन पर इसका रिवीजन कर लेंगे हमारे साथ, तो ये समझ लेना जब नेक्स्ट डे हमारा इसका न्यूमेरिकल्स का टर्न होगा, तो इसमें हम और भी आपको समझ में आएगा, और भी दिमाग में आपकी समझ लेना सटीक जानकारी बैठेगी। तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले उसका रिवीजन कर दिया जाए, जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या जिनसे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो इस वजह से हमने ये क्लास लगाई है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें हमको अंतर पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण कैसे बनता है और उत्तल दर्पण कैसे बनता है, यानी किसी को डिफिनेशन आना चाहिए। तो हमने बताया आपको अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो ये हमारा होता है अवतल दर्पण। इसके बाद उत्तल दर्पण वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है एवं धसे हुए भाग में पॉलिश होती है। यहाँ पर देखो धसे हुए पृष्ठ में पॉलिश है और उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। आपको इनको लर्न रखना है, क्योंकि ये समझ लेना आगे जब इसमें हम सवाल जब इसमें न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे तो उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बार बार बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पर बता दिया है। अब इसके बाद ये हमारा थर्ड टॉपिक जो आता है चिन्ह प्रॉपर्टी, जिसमें हम पढ़ेंगे चिन्ह साइन कन्वेंशन, जिसको कहा जाता है कि साइन हम कौन सा कब जिसमें यू माइनस कर लें या एफ माइनस कर लें या वी माइनस कर लें। तो हमने ये झंझट बार बार की ना हो, इस वजह से हमने यहाँ पर आपको बता दिया है सभी के लिए। तो देखो यहाँ पर हमारा पोल होगा, यहाँ पर पोल जिसको अक्ष कहेंगे या फिर मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के दाईं ओर, यहाँ पर देखो ये हमारा दाईं ओर है, मुख्य अक्ष के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी। मुख्य अक्ष के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी, और मुख्य अक्ष के बाईं ओर जब हम विपरीत दिशा में आएंगे, मुख्य अक्ष के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी। फर्स्ट टॉपिक समझ में आया। इसके बाद देखो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, यानी कि पोल के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई भी हो सकती है, प्रतिबिंब की लंबाई भी हो सकती है, तो वो होता है धनात्मक। और इसके बाद मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई, वो हमेशा ऋणात्मक होता है। इसके बाद हमने आपको बताया दर्पण सूत्र के बारे में, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल इसी से बनते हैं ज़्यादातर। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहाँ पर हमने आपको बताया यफ होता है फोकस दूरी, और जहाँ पर यू होता है वस्तु की दूरी, इसके बाद वी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी और इसके बाद भी प्रतिबिंब की दूरी। अब इसके बाद एक सूत्र ये भी होता है सी या वक्रता केंद्र सी बराबर 2f, यानी कि
वक्रता गेंद होता है फोकस का दोगुना होता है। वक्रता गेंद जो यहाँ पर सी होता है ये फोकस का दोगुना होता है, दोगुने के बराबर होता है। तो ये भी हमारा एक फार्मूला बनता है, इससे ये भी आपको लर्न करना है। इसके बाद हमने आपको बताया आवर्धन क्षमता के बारे में कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो इसके लिए हमने आपसे कहा किसी दर्पण, किसी गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई जिसको आई से प्रदर्शित कर सकते हैं और वस्तु की लंबाई जिसको ओ से। प्रतिबिंब की लंबाई किसी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन क्षमता। इसको माइनस की v/u भी लिख सकते हैं। यहाँ पर v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। अब इसके बाद इसमें हमको इसमें आता है साइन कन्वेंशन आवर्धन क्षमता में। हम आवर्धन क्षमता में साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं, तो वो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट में हम जानते हैं कि अब इसमें अब हम जानेंगे कि साइन कन्वेंशन, इसमें आवर्धन क्षमता में साइन कन्वेंशन हम कैसे करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ आप जानेंगे। तो चलिए देखो, अगर प्रतिबिंब सीधा तो ऑटोमेटिक समझ लेना आभासी होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है तो आवर्धन क्षमता यम बराबर प्लस में होगी। हमने क्या कहा आपको, ये समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगर प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है, प्रतिबिंब सीधा होगा तो 100% आभासी होगा, ठीक। तो उसका क्या होता है, आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन जो पावर होता है उसका पॉजिटिव लिया जाता है। और इसके बाद अगर यहीं पर प्रतिबिंब ये समझ लेना उल्टा व वास्तविक बनता है, अगर यहीं पर प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है तो आवर्धन क्षमता यम को निगेटिव होगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा अभी जब हम नेक्स्ट डे क्लास में जब न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं पर लिखा होगा कि बताओ इसकी आवर्धन क्षमता बताओ कि जब दोगुना प्रतिबिंब या तिगुना प्रतिबिंब बनेगा, जब प्रतिबिंब आभासी बने सीधा बनेगा, या फिर जब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनेगा। तो जब प्रतिबिंब ये समझना, जो प्रतिबिंब सीधा बनता है तो 100% आभासी होगा। जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, सीधा केवल हमारा ये समझ लेना, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर बनता है, बहुत ही छोटे साइज का बनता है, तो ये हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता हमेशा किसमें होगी, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता ये हमेशा इसका यम बराबर क्या में होगा, उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता। तो उत्तल दर्पण के लिए यम बराबर प्लस। अब उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता ये समझ लेना ऑलवेज पॉजिटिव होगी, हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि देखो उत्तल दर्पण ये हमारा होता है उत्तल दर्पण, ये इस तरीके होता है हमारा उत्तल दर्पण। यहाँ पर जब यहाँ पर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका ऑलवेज यहाँ पर कोई बड़ी वस्तु को जब यहाँ पर रखते हैं तो उसका बहुत ही छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, जो आभासी होता है और वस्तु से आभासी होता है और सीधा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो हमने कहा जब प्रतिबिंब अगर आभासी और सीधा बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता हमेशा प्लस में होगी। तो उत्तल दर्पण के लिए ये समझ लेना, आपको ये आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण की ये समझ लेना आवर्धन क्षमता ऑलवेज पॉजिटिव हमेशा धनात्मक होगी। और अवतल दर्पण के लिए वो फिर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो लास्ट वाली स्थिति बनती है जहाँ पर हमारा यहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है लास्ट का, तो इसके लिए केवल लास्ट की पोजीशन में जब हम वस्तु को रखते हैं फोकस पे, जब लास्ट वाली स्थिति बनती है हमारी उसमें इसमें अवतल दर्पण में, तो उसमें फिर ये अंतर आ जाता है। इसमें क्या होता है, जब वस्तु लास्ट में हम रखते हैं तो लास्ट में जब दर्पण यहाँ पर फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, जब हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर फोकस में जब रखते हैं तो वो तो अनंत पर बनता है,
लेकिन जब हम दर्पण और पोल के बीच में रखते हैं, दर्पण और फोकस के बीच में जब यहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है आभासी बनता है, और वस्तु से आकार से बड़ा यहाँ पर सीधा बनता है। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं उसमें, हम जब ये समझ लेना अवतल दर्पण में उसमें कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पर रखी है और उसके बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन ये समझ लेना उत्तल दर्पण के लिए आपको हमेशा आवर्धन क्षमता जो मैग्निफिकेशन पावर होगी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और इसके बाद अवतल दर्पण के लिए डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि वहाँ पर वस्तु कहाँ रखी गई है। अगर वस्तु, ये समझ लेना, जब वस्तु ध्रुव जिसको कहा जाता है पोल, जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच में हो, फोकस के बीच में हो, तो आवर्धन क्षमता केवल तभी इसमें पॉजिटिव होती है। तो आवर्धन क्षमता यहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यम जब वस्तु कहाँ पर होती है, जब वस्तु देख लो यहाँ पर एक बार इमेज में, जब वस्तु, ये हमारा बन गया अवतल दर्पण, यहाँ पर मान लो होता है वक्रता केंद्र सी और यहाँ पर इसका यह फोकस। तो जब वस्तु, हमने आपसे बताया, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होती है, यहाँ पर मान लो जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में होती है तब उसका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बहुत ही बड़े आकार में बनता है। तो केवल इस पोजीशन में यहाँ पर आवर्धन क्षमता यम बराबर ली जाती है इसकी पॉजिटिव, और शेष सभी कंडीशन जो इसकी 5 कंडीशनें बचती हैं तो उसमें इसकी आवर्धन क्षमता को हमेशा ऑलवेज निगेटिव लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है, और ये डिपेंड करता है फिर सवाल के ऊपर। सवाल आपसे बोलेगा कि बताओ इसकी जब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है या वास्तविक बन रहा है, तो जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता आपको प्लस में लेनी है, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता माइनस लेनी है। बस बात इतनी सी है कि आपको ये याद रखना है, ये दिमाग में आपको ये कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए कि जब हमसे सवाल बोलेगा कि आवर्धन क्षमता बताओ जब प्रतिबिंब बनता है कैसा, आभासी बनता है, तो आभासी बनेगा तो ऑटोमेटिक सीधा बनेगा, तो सीधा बनेगा तो उसकी आवर्धन क्षमता प्लस में होगी। और इसके बाद जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो उल्टा होता है, नीचे बनता है यानी कि, तो वहाँ पर उसकी आवर्धन क्षमता माइनस में होती है। जब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है तो आवर्धन क्षमता को माइनस लेते हैं, और जब प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी होता है, तो उसकी आवर्धन क्षमता प्लस में होती है। तो हम यहाँ से आवर्धन क्षमता, ये समझ लेना, आवर्धन क्षमता के बहुत सारे सवाल बनते हैं इसके, और ऐसा नहीं है कि सभी, ये समझ लेना ऐसे सवाल बनते हैं जो कहीं ना कहीं आपको 100% देखने को मिलेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट जो हमारा इसमें आता है दर्पण के प्रयोग, यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं दर्पण के प्रयोग के बाद से। तो यहाँ पर अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, यहाँ से भी कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर के, तो आपको ये भी याद रखना है। अवतल दर्पण का उपयोग, देखो इसका उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में, ठीक, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में। इसके बाद दांत हो गए, जैसे दांत और नाक, कान आदि का प्रतिबिंब बनाने में, जब हम उसको जिसमें लेंस लगाकर देखे जाते हैं ना, तो ये उसी में होते हैं, दांत हो गए, नाक हो गए, कान हो गए, जो डॉक्टर लोग जब वो अंदर से वो देखते हैं ना टार्च लगा कर, तो वहीं से इसका प्रयोग इसमें भी होता है। दाढ़ी बनाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दाढ़ी बनाने में, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और इसके बाद उत्तल दर्पण का प्रयोग, अब देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग, यह समझ लेना गाड़ियों के पीछे, जो गाड़ियों के शीशा होता है ना, गाड़ी के शीशे में, गाड़ी के शीशे में यहाँ पर इसका प्रयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, गाड़ी के शीशे में। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के शीशे में किया जाता है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गाड़ी के शीशे में, जो गाड़ी के जो शीशा लगा होता है गाड़ी में, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये
एक ही स्थान पर प्रतिबिंब बनाता है ना, इस वजह से इसका प्रयोग पीछे गाड़ियों को देखने के लिए यानी साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर जिसको कहा जाता है साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। और कल अब जब हमारी नेक्स्ट डे क्लास होगी तो हम इससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो आ सकते हैं आपके लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, तो कल की क्लास में हम यहीं से हमारा न्यूमेरिकल्स का पोर्शन होगा। इसके बाद आज की क्लास में हमने सब कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लिया है। हमको जो ऐसा लगता था कि हाँ न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर आपको काम आएंगे, तो हमने वो कॉन्सेप्ट आज आपके रिवीजन करा दिए हैं। और इसके बाद जब हमारी नेक्स्ट डे कल की क्लास आएगी तो उसमें हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। हम आपको बताएंगे केवल इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से, हमने जो आपको यहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट बताए हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कल के आपको सवाल लगाकर दिखाएंगे, न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद आज की अपनी क्लास को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा ये जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट थे तो आज हमारे यहीं पर हो गए हैं। कल हम इसी के आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल हम इसी के न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हमने पढ़ा सर्वप्रथम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जाना कि अवतल दर्पण हम कैसे पहचानेंगे, उत्तल दर्पण हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये समझ लेना इसके न्यूमेरिकल्स 90% आपको 90 क्या मान लो ये 99% इसके न्यूमेरिकल्स आप बिना ये समझ लेना बिना फिगर के नहीं कर सकते हैं, बिना किरण आरेख के खींच कर आप इसके न्यूमेरिकल्स को नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये समझ लेना किरण आरेख खींचना आपको 100% आना चाहिए, और अगर नहीं आते तो फिर हम किसी दिन बता देंगे। लेकिन ये समझ लेना किरण आरेख जो इसके 6 जो पोजीशन इसकी बनती है और एक पोजीशन जो इसकी बनती है, और उत्तल दर्पण की 6 स्थितियाँ होती हैं और उत्तल दर्पण की जो एक स्थिति होती है, तो आपको उसमें प्रतिबिंब खींचने के नियम और इसके बाद कौन सा प्रतिबिंब जब हम वस्तु अनंत पर रखें, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें, जब वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, जब हम वस्तु को फोकस पे रखें और जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें। तो इसकी ये 6 स्थितियाँ बनती हैं। इसके बाद इसी केवल एक ही स्थिति बनती है उसका, इसकी 90% क्या ये समझ लें 100% केवल आपको सभी न्यूमेरिकल्स में जब आपको कल न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो सभी में यहाँ पर ये आपको ये समझ लेना फिगर आपको ड्रा करना है और करना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ से हम ये जो हम यहाँ पर आज कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इनका हम इम्प्लीमेंट करना वहीं से हम सीखेंगे। तो ये चीज़ें ये आपको याद रखना है। अवतल दर्पण हमने आपको बताया कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश होती है एवं तथा वो भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, तो होता है अवतल दर्पण। फिर इसके बाद हमने पढ़ा उत्तल दर्पण के बारे में कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होता है एवं दशा हुआ पृष्ठ में पॉलिश होती है, तो वह होता है हमारा उत्तल दर्पण। इसके बाद हमने चिन्ह प्रॉपर्टी साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा कि कब हम प्लस में रखेंगे, किसको माइनस में रखेंगे। तो ये चीज़ें हम कल की क्लास में जब आपने विकल्प हम आपको बताएंगे तो वहाँ पर हम इसका आपको ये समझ लेना वहीं पर हम साइन कन्वेंशन सिखाएंगे। लेकिन आज ये आपको ये हमने जो बताया आपको ये केवल रखना कि यहाँ पर मान लो ध्रुव एपी है, तो ध्रुव के दाईं और मापी की दूरियाँ धनात्मक होती हैं, ध्रुव के बाईं और मापी की दूरियाँ ऋणात्मक होती हैं। फिर इसके बाद ध्रुव के ऊपर प्रतिबिंब या फिर वस्तु की लंबाई मापी की धनात्मक होती है, और ध्रुव के नीचे मापी की प्रतिबिंब अथवा वस्तु की लंबाई ऋणात्मक होती है। आपको ये अलग रखना है। फिर इसके बाद हमने आपको बताया दर्पण सूत्र के बारे में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जिसमें से हमने आपको बताया u होती है वस्तु की दूरी, और इसके बाद v होती है प्रतिबिंब की दूरी और f होती है फोकस दूरी। और ये समझ लें दूरी हमेशा ध्रुव P से मापते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा आवर्धन क्षमता के बारे में। यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन क्षमता। यम बराबर I/O या फिर यम बराबर माइनस का V/U। V क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी अपान वस्तु की दूरी। आपको ये इतने कॉन्सेप्ट आपको रखने के बाद ये वक्रता केंद्र वाला C बराबर 2f, यानी कि वक्रता केंद्र फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। आपको ये अलग रखना है। इसके बाद हमने आवर्धन क्षमता में आपको ये बताया कि इसमें साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं, कब इसमें प्लस होता है, कब इसमें माइनस होता है। तो हमने आपको ये बताया कि अगर प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है, अगर प्रतिबिंब ये समझ लेना आभासी वो 100% सीधा होगा। तो जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनता है तो उसके लिए याद रखना है कि आवर्धन क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है। जब प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, और जब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता हमेशा माइनस होती है। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा
धनात्मक होती है। लेकिन अवतल दर्पण में केवल अगर हम एक स्थिति को छोड़ दें, जिसमें से लास्ट वाली स्थिति जो छठवीं पोजीशन होती है, उसमें केवल ये समझ लेना, उसमें केवल प्लस होता है आवर्धन क्षमता, और शेष सभी स्थितियों में माइनस की होती है। शेष सभी स्थितियों में माइनस में केवल लास्ट वाली पोजीशन को हम छोड़ दें, क्योंकि उसमें हमारा लास्ट में जब हम वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, और इसके बाद आभासी बनता है। तो इस वजह से वहाँ पर हम इस पोजीशन को छोड़कर से सभी पोजीशन में अवतल दर्पण के लिए भी माइनस होता है। और हमने पढ़ा अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, ये उसके उपयोग भी पहुँच लिए जाते हैं। अवतल दर्पण उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में हो गया, इसके बाद दांत हो गए, नाक हो गए, कान आदि सफाई करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के शीशे में किया जाता है, जिसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जिन लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करने। लर्न विथ राज नाम से हमारा चैनल है, जिसमें से आपको समझ लेना इंग्लिश, ये हमारी फिजिक्स की आज पहली क्लास है, जिसमें से हम इंग्लिश ग्रामर क्लास पढ़ाते हैं, उसमें आप देख लेना। तो यहाँ से आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इसके बाद वीडियो को लाइक करें और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों का शेयर कर दें। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों जितनी मैंने जानकारी दी है, तो आप लोग जैसा मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोगों ने उसी तरीके से अपने इम्प्लीमेंट किया होगा और आपको यहाँ से ही समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत ही कायदे से आपको जो कॉन्सेप्ट हमें लगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं 100% आपके लिए कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर देंगे, तो हमने वहाँ पर जितने से न्यूमेरिकल्स बन सकता है, या फिर जो ऐसे कॉन्सेप्ट जहाँ से 100% कुछ ना कुछ पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग हुए, तो ये चीज़ें हैं, ये मतलब 100% आपको ये समझ लेना कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी भी शानदार क्लास में। कल की क्लास हमारी हो गई थी न्यूमेरिकल की क्लास, वो इससे भी ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।